मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक उपाध्याय की लिखी कहानी अंधेरे के उस पार। दीपक उपाध्याय गोरखपुर से हैं और दिल्ली में रहते हैं। इन्हें तस्वीरें खींचना अच्छा लगता है, गुनगुनाना पसंद है और जाहिर सी बात है कहानियां लिखना पसंद है। आइए सुनते हैं इनकी लिखी कहानी। चारों तरफ दूर दूर तक फैली बर्फ की चादर, आसमान को चूमने की कोशिश करते देवदार के पेड़ और पूरे बदन को कंपकपाती तेज बर्फीली हवाएं। सब कुछ कितना सुंदर था। देविका अपनी दोनों बाहें फैलाकर आसमान से तरसते बर्फ के फाहों को अपनी हथेलियों में इकट्ठा कर रही थी। सुबोध देखो ना, कितने सुंदर हैं, कितने मुलायम। उसने अपनी हथेलियों में इकट्ठा किए बर्फ के टुकड़ों को मुझे दिखाते हुए कहा। हाँ सच में, कहते हुए मैंने उसकी ठंडी हथेलियों को उसके चेहरे पर मसल दिया। हाउ डेयर यू, अभी बताती हूँ तुम्हें, कहते हुए वो पास में पड़े एक ढेर से बर्फ का बड़ा गोला बनाते हुए मेरे पीछे दौड़ पड़ी। उसके गाल लाल हो गए। जोर जोर से हंसते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। कितनी खुश थी वो, जैसे कोई छोटी सी बच्ची बेफिक्र खिलखिलाए जा रही हो। कुछ रोज पहले ही उसने अपनी किसी दोस्त की सोशल मीडिया पोस्ट देखते हुए मुझसे कहा था, सुबोध हम कब जाएंगे स्नोफॉल देखने? मैंने आज तक नहीं देखा, चलो ना। जल्दी जाएंगे, इन सर्दियों में पक्का, मैंने कहा था और वो ला 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 गुनगुनाते हुए इतराने लगी थी। और आज आखिरकार हम यहाँ थे, आसमान से बरसती बर्फ के बीच। अरे हाथ हटाओ अपने, बहुत ठंडे हैं यार, मैंने अपने गालों पर जोर से दोनों हाथ चिपकाए खड़ी देविका से कहा। वो ना में सर हिलाते हुए हंसने लगी। मैंने मजाक मजाक में उसे हल्के से झटक दिया और वो चिकनी बर्फ से फिसलती हुई गहरी खाई में जा गिरी। सुबोध वेक अप, आज अपॉइंटमेंट है ना साइकियाट्रिस्ट से। दरवाजे के उस तरफ से आ रही एक जानी पहचानी आवाज अचानक से मेरे कानों में पड़ी तो मैं एक डरावने सपने से जाग उठा। पूरा शरीर जल रहा था, टी शर्ट पसीने से भीग गई थी। हर रोज यही ख्वाब, हर रोज यही बेचैनी। 2 साल बीत चुके थे पर सब कुछ वैसा ही था, उतना ही ताजा, गहरा, बिल्कुल नासूर बन चुके किसी जख्म की तरह। सुबोध वेक अप यार, मानवी ने फिर आवाज दी तो इस बार मुझे उठना पड़ा। तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या? मैंने दरवाजा खोलते ही बेरुखी से कहा। वही कर रही हूं, जल्दी तैयार हो जाओ। मानवी मेरी खींच को नजरअंदाज करती हुई अंदर आ गई। मैं जानता था कि पिछले 3 संडे की तरह मुझे आज भी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, सिर्फ मानवी की जिद के कारण। मैं नहीं जाना चाहता कहीं, नहीं ठीक होना मुझे। मैं तो बस बिस्तर पर ही पड़े रहना चाहता हूं। न मेरा शरीर उठना चाहता है, न 2 सालों से थका हुआ, हारा हुआ मेरा मन। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते, बिना किसी वादे के अपना सब कुछ सौंप देते हैं, बदले में कुछ भी न चाहते हुए अपना सारा वक्त, सारी फिक्र हौले से हमारी हथेलियों पर रख देते हैं। न कभी कोई शिकायत, न कोई एहसान। ऐसी ही तो थी मानवी। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहना, बार बार पूछते रहना कि मैंने खाना खाया या नहीं, मुझे नींद आई या नहीं, दवाइयाँ ली या नहीं। ये जानते हुए कि मैं न कभी ठीक से बात करता हूँ और न ही मुझे उसका ये सब करना पसंद है। ये शायद वो जानती थी कि मैं ऐसा हूँ नहीं, बस ऐसा हो गया हूँ। कभी कभी मैं झल्ला कर कहता, मैं ये क्या बन गया हूं, मुझे खुद से नफरत है। तब वो कहती, तुम एक अच्छे इंसान हो सुबोध, बस अपने आप पे भरोसा रखो। मेरी हथेलियां थाम के वो फैज का ये शेर सुना देती। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। उम्मीदों से लबालब भरी हुई लड़की थी मानवी। 8 महीने पहले ही मेरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। उस रोज किसी प्रोजेक्ट के लिए देर तक ऑफिस में रुकने की वजह से हमारी बात शुरू हुई थी और तब से वो सुबोध चाय पूछते हुए रोज मेरी डेस्क पे आ खड़ी होती थी।
मैंने शुरू के 4-5 दिन तो अनसुना किया, पर उसके रोज पूछने पर एक दिन खुद ही हाँ निकल गई और फिर हर टी ब्रेक और लंच में वो मेरे साथ बैठकर नॉन स्टॉप बोलती रहती और मैं आधा अधूरा सुनता रहता। देविका के जाने के बाद मैंने किसी से आंखें मिलाना तक बंद कर दिया था, तो बात करना तो बहुत दूर की बात थी। पर मानवी ने मुझे मना लिया था। उसकी बेतरतीबी और मेरी हर अजीबोगरीब हरकत को हवा में उड़ा देने की उसकी आदत मुझे अनजाने ही अच्छी सी लगी थी। अपनी जिंदगी में हम किसी का आना कहाँ तय कर पाते हैं। मानवी भी बस ऐसे ही आ गई थी। मैंने कभी उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं देखी। जब कभी मैं देविका से जुड़ी कोई पुरानी बात सोचकर वक्त बेवक्त परेशान हो उठता और गुस्से में मानवी को कुछ कह देता, तो वो हमेशा सब कुछ चुपचाप सुन लेती। बाद में मुझे खुद भी बुरा लगता। मैं उससे सॉरी कहता। सुबोध, इट्स ऑलराइट, मैं समझती हूँ, कहते हुए वो बहुत आसानी से एक झटके में बात खत्म कर देती थी। जिसने भरोसा करना सिखाया हो, उसी के भरोसा तोड़ दिए जाने से हम सब पर यकीन करना छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ झूठा है। मानवी की आंखें झूठी, उसकी मेरे लिए फिक्र झूठी, मेरी अच्छी बुरी बातें और हर सेकंड बदलते मूड को उसका हंसते हुए बर्दाश्त करना भी मुझे धोखा लगता है। मैं नहीं मान पाता कि वो सच में मेरी फिक्र करती है, मुझे खुश देखना चाहती है। सच कहूं तो मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि ये जिंदगी से भरी लड़की जिंदगी से हारे इंसान पर अपना वक्त खराब करती ही क्यों है। आज मेरी तीसरी मीटिंग थी साइकेट्रिस्ट के साथ और मैं आज भी मानव की जिद और उसके जबरदस्ती करने के बाद ही यहाँ आया था। मैं अंदर डॉक्टर के चेम्बर में था और वो बाहर ही बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। हेलो सुबोध, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फिर से वही सपना देखा तुमने? डॉक्टर ने मेरी फाइल पलटते हुए पूछा। आई एम फाइन डॉक्टर। मैं एकटक खिड़की से बाहर देख रहा था और सोच रहा था कि मैं यहाँ आता ही क्यों हूँ। आखिर कोई दूसरा जिसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, और अगर पता भी चल गया तो वो मुझे कैसे समझ सकता है। हम किसी के साथ सारी जिंदगी रहकर भी उसे नहीं समझ पाते, तो फिर ऐसे कैसे कोई किसी की उलझन सुलझा सकता है। हमारी उलझनें तो खुद हमें ही सुलझानी पड़ती हैं। पर मेरे भीतर तो सब मांझे सा उलझा था। मैं सिरा ढूंढने की जितनी भी कोशिश करता, उतना ही ज्यादा उलझता चला जाता। डॉक्टर्स के हिसाब से मैं भारी डिप्रेशन में था और मेरी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सो व्हाट, मुझे परवाह नहीं थी। डॉक्टर ने कुछ और बातें की और कागज में दवाएं लिखते हुए बोले, मैं जानता हूं तुम्हें यहाँ आना फजूल लगता है, पर तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी सुबोध। तुम्हें सपने और हकीकत के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। देविका ने रिश्ता तोड़ा, इसके लिए तुम दोषी नहीं हो। कैसे हो सकते हो? रिश्ते टूटते हैं सुबोध, पर किसी के जाने से हमारी जिंदगी थम नहीं जाती। इट्स ओनली अ बैड फेज, इट्स नॉट अ बैड लाइफ। यस डॉक्टर, कहते हुए हर बार की तरह मैं अचानक से उठकर चला आया। मैं जब भी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, मुझे मानवी पर गुस्सा आता है। उसके रोज रोज के एक ही राग अलापने की वजह से मुझको यहाँ आना पड़ता था। कैसा रहा सेशन? तुमने ठीक से बात की ना? मानवी मुझको देखते ही पूछने लगी। क्यों कहूं मैं उस इंसान से कुछ? और कह भी दूं तो क्या बदल जाएगा? मन के घाव भी कोई भर सकता है क्या? मैंने गुस्से में कहा। नहीं भर सकता सुबोध, पर कैसे भरा जाए ये जरूर बता सकता है। यही तो काम है ना उनका। दे हैव एक्सपर्टीज इन इट। कहते हुए वो डॉक्टर से कुछ बात करने चली गई। शायद ये कहने कि वो मुझे अगली बार भी पक्का लेकर आएगी। कई बार तो मुझे लगता है कि तुम और डॉक्टर मिलकर कोई चाल चल रहे हो जिससे तुम हमदर्दी दिखा सको और डॉक्टर को उसकी फीस मिलती रहे। मानवी के बाहर आते ही मैंने झल्लाते हुए कहा, चले? मानवी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। मैं चुपचाप उठकर उसके साथ चल पड़ा। वो हमेशा की तरह हिदायतें देने लगी। मूव ऑन सुबोध, डू समथिंग यू लव। उसने अंत में फिर वही बात दोहराई। What the hell is moving on? और मुझे किसी भी चीज से प्यार नहीं है। मैं थोड़ा और खींच गया। कितना आसान था ना उसके लिए सब कह देना, जैसे मूव ऑन कोई गोली हो और उसे खाकर मैं सब पीछे छोड़ दूंगा, देविका को भी। लोगों से सुना था कि प्यार सब कुछ बदलने की ताकत रखता है, पर कभी यकीन नहीं कर पाता था। कभी देखा ही नहीं था ऐसा प्रेम, या शायद कभी महसूस ही नहीं किया था। प्रेम देखकर पढ़कर मान लेने वाली चीज ही नहीं,
इसका करीब से गुजरना जरूरी है, इसका ठहरना जरूरी है। जब देविका के प्रेम ने मुझे छुआ था तब जान पाया था मैं कि ये क्या बला है। कॉलेज खत्म होने से शुरू हुआ हमारा प्यार दिन दिन निखरता हुआ एक अटूट रिश्ते में बदल चुका था। सुबोध, मुझे हमारी शादी में पीला डिजाइनर लहंगा पहनना है, और वो भी तुम्हारा दिलाया हुआ। उस रोज देविका ने कहा था और मैं पीले रंग के सारे शेड्स याद करने लगा था। हम जिसे प्यार करते हैं उसे सारी दुनिया से अलग कर देते हैं ना। उसका हंसना अलग, उसका बोलना, चलना, देखना, सब कुछ एकदम रूहानी। देविका मेरे लिए सबसे अलग थी, वही थी सब कुछ। पर रंगों से भरी जिंदगी एक झटके में बेरंग हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। सुबोध, तुम्हारे अलावा भी मेरी अपनी एक जिंदगी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर हर वक्त तुम्हारे ही साथ तुमसे ही बात करते हुए नहीं रह सकती। एक दिन गुस्से में लाल देविका ने जब ये कहा था तो बिखर गया था। उसकी कलाई पकड़कर कह दिया था जो मुझे सही लगा। मेरी जिंदगी तो बस तुम ही हो, फिर तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मैं ही क्यों नहीं? जब मुझे किसी और की जरूरत नहीं महसूस होती तो तुम्हें क्यों होती है? मुझे लगा था इस तरह से मैं उसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। वो सिर्फ मुझसे बातें करेगी, मेरे ही बारे में सोचेगी, पर मैं गलत था, बिल्कुल गलत। मैं अपने अंधेरे कमरे में बैठा फिर वही सब सोच रहा था। मेरी सूनी जिंदगी में आज भी उसकी यादें विंड चाइम जैसी एक भीनी सी धुन बिखेर जाती हैं। आज भी मैं यकीन नहीं कर पाता जो देविका ने इतना सहज होकर इतनी बेरुखी से कह दिया था, मुझे तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी, मैं नहीं उठा सकती तुम्हारे प्यार का बोझ। मेरा सिर्फ उसके ही बारे में सोचना उसके लिए बोझ बन गया था। मैं शब्द बटोर रहा था कि कुछ तो कह पाऊं, बता पाऊं कि उसकी बातें खंजर सी चुभ रही हैं मुझे। मैं सब ठीक कर दूंगा, हमारे बीच सब ठीक है, मैं बदल जाऊंगा देविका, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। मैं बस इतना ही कह पाया। तुम नहीं बदल सकते सुबोध, कभी नहीं। कहते हुए देविका चली गई थी। 4 साल का साथ ऐसे टूटा कि कोई आवाज ही नहीं आई, या फिर आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। उसकी आंखों से देखे गए मेरे सपने उसके जाने के बाद गुम से हो गए। उसके होठों पर टिकी मेरी हंसी खो गई। मैंने अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं था शायद। जो देखा, जो बुना, जो चाहा, वो बस उसके लिए। वो गई तो सब समेट ले गई और रह गया मैं, खोखला, गुमसुम, उलझा हुआ। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। अंधेरे कमरे में मेरा दम घुट रहा था। मैंने उठकर लाइट ऑन कर दी। देविका की आखिरी बात जो उसने मुझ पर जोर से चिल्लाते हुए कही थी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। हम नहीं बने एक दूसरे के लिए सुबोध, समझो इस बात को। मानवी भी यही कहती है, नहीं बने होते कुछ लोग एक साथ रहने के लिए सुबोध। मुझे लगता है शायद इसमें भी उसका स्वार्थ छिपा है। हम जब किसी को पसंद करते हैं तो बहुत सी चालें चलते हैं उसको अपने करीब रखने के लिए। शायद ये सब कहना, बार बार कहना, मुझे समझाना मानवी की कोई चाल थी। पर क्यों? तो क्या वो मुझे पसंद? मैंने कसकर पलकें मूंद ली। प्यार करना तो दूर, मुझमें तो प्यार पाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। मैंने फिर से लाइट ऑफ कर दी। अब बाहर भी वैसा ही अंधेरा था जैसा मेरे भीतर। आज हर रोज की तरह दिन के पहले चाय ब्रेक में मानवी की सुबोध चाय या कॉफी की आवाज नहीं सुनाई पड़ने पर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। 2 दिन पहले उसे तेज बुखार था, तो कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं? कुछ सोचकर मैंने उसे फोन कर दिया। हेलो, आर यू ऑल राइट? मैंने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ सुबोध, तुम कैसे हो? दवाई ले रहे हो ना टाइम पे? कल की अपॉइंटमेंट याद है ना? मानवी को अब भी मेरी ही चिंता थी और मुझे खींच हुई अपने बर्ताव से। मैं फोन काटने ही वाला था कि मानवी के कुछ कहने की वजह से रुक गया। सुबोध, आज मेरा बर्थडे है, मैंने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम्हें आना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे। कहते हुए मैंने फोन काट दिया। कितना बेरंग सा हो गया था मैं। जो लड़की हर वक्त मेरे आगे पीछे चक्कर लगाती रहती है, उसके जन्मदिन पर भी मेरे पास बस
ही था कहने को। मैं दिन भर ना चाहते हुए भी इस जोड़ घटाव में उलझा रहा कि शाम को मानवी के घर जाऊंगा या नहीं। शाम को मैं ऑफिस से घर के लिए निकला ही था कि मानवी के कई सारे मैसेजेस देखकर रुक गया। सुबोध, यू आर कमिंग ना? सुबोध, यू हैव टू कम। मैंने एक पल कुछ सोचा, कुछ फिजूल सा, और फिर उसके घर की तरफ चल पड़ा। मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ सुंदर सी हरे रंग की ड्रेस में मुस्कुराती हुई मानवी मेरे सामने खड़ी थी। उसकी ये मुस्कुराहट आज तक की उसकी सारी मुस्कुराहटों से अलग थी। हैप्पी बर्थडे। मैंने रास्ते से लिया फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ा दिया। बाकी सब कहाँ हैं? मैंने घर में चारों तरफ देखते हुए पूछा। वो कुछ नहीं बोली, पर नजरें चुराती हुई मानवी को देखकर मुझे पता लग गया था कि कोई आने वाला था ही नहीं। तुमने मुझसे झूठ क्यों? सीधा कह देती। सीधा कह देती तो तुम आते क्या, खास मुझसे मिलने? मानवी ने अपने गले में फंसती हुई आवाज में कहा। आई लव यू सुबोध। कहते हुए मानवी ने मेरा हाथ थाम लिया। ये सब क्या है मानवी? कहते हुए मैंने उसका हाथ झटक दिया। सुबोध, मुझे गलत मत समझो, मुझे तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारा साथ। मैं हैरान था, जाने किस बात पर गुस्सा भी। प्लीज, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। मुझे गलत मत समझो सुबोध, मैं बस चाहती हूं कि तुम ठीक हो जाओ। मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। मानवी का सारा काजल उसकी आंखों से बहता हुआ उसके गालों पर जम गया था। आई एम ऑलवेज विथ यू, बिलीव मी। कहते हुए मानवी ने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी बात सुनकर जैसे मन का कोई तूफान शांत होने लगा था, जरा जरा सा थमने लगा था। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं निकलना चाहता? कहते हुए मैं बैठ गया। मैं बहुत थक चुका हूं मानवी, मन से भी और शरीर से भी। मैं देख सकता हूं अपना आने वाला अकेलापन। मैं फिर अकेला छूट जाऊंगा। बस एक कोशिश सुबोध। मानवी ने मुझे सहलाते हुए कहा। कहना बहुत आसान है मानवी। मैं झल्ला के उठ खड़ा हुआ। सबसे हंसकर बात कर लेना, सबसे मिल लेना, सबकी चहेती बनकर रहना। तुम्हें सबका प्यार मिला है मानवी, तुम कैसे समझ सकती हो मेरी उलझने? बोलो, समझ सकती हो? मैं चीखते हुए पूछ रहा था। वो चुप थी, मगर उसकी खामोश आंखों में आज मेरे हर सवाल का जवाब था। मन में दफन हो गए घाव कितनी आसानी से उभर आते हैं ना। मेरी तल्ख जबान ने मानवी के ऐसे ही घावों को शायद फिर से हरा कर दिया था। सुबोध, जो दुख नजर नहीं आते वो भी उतने ही गहरे होते हैं। मानवी ने मेरा हाथ छोड़ दिया और खिड़की के पास चली गई। तुम्हें लगता है मैं सबकी चाहती रही हूं? मुझे सबका प्यार मिला है? नहीं सुबोध, हमेशा एक चमक लेकर घूमने वाली लड़की की आंखें ये कहते हुए डबडबा आई थीं। मैं चुपचाप सुन रहा था। 10 साल की थी जब पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। माँ और मैं एकदम अकेले पड़ गए थे। माँ जितना कर सकती थी उसने सब किया, मुझे पढ़ाया, मेरी छोटी बड़ी सब जरूरतें पूरी की, पर कभी अपनी गोद में बिठा के मुझको लाड़ नहीं कर पाई। उसे टाइम ही नहीं मिला इतना। मानवी की आंखें भीग गई थीं ये कहते हुए। 10 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है सुबोध, उसे तो बस लाड़ ही चाहिए। हालात ने मुझे वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया, मेरी मासूमियत छीन ली। बचपन को कहीं खिसका कर सीधा बड़ी हो गई मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहती हूं इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे हमदर्दी है, मुझे फिक्र है तुम्हारी। तुमने उस दिन कहा था ना कि मैं अपने स्वार्थ के लिए लेकर जाती हूं तुमको डॉक्टर के पास। हाँ, हूं मैं स्वार्थी। कहते हुए उसकी आवाज तेज हो गई थी। मैं अपनी आंखों के सामने पुरानी मानवी को नहीं देख सकती थी। यह स्वार्थ था मेरा। उसी डॉक्टर ने मुझको ट्रीट किया था, मुझे काले सफेद के बाहर की दुनिया दिखाई। एक और कोशिश सुबोध, खोने को तो कुछ नहीं है ना, तो करते हैं ना एक और कोशिश। लेट्स डू इट सुबोध, लेट्स डू इट। कहते हुए उसने मेरे कंधे को झकझोर सा दिया। मैं हैरान था उसकी बात सुनकर। मुझे नहीं पता था कि उसकी बातें सही हैं या गलत, पर न जाने क्यों मेरा दिल किया कि मैं यकीन करूं। दिल किया कि उससे कह दूं कि तुम भी अकेली नहीं हो,
मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम बहुत हिम्मती हो, बहुत बहादुर। मैं चुपचाप घर लौट आया। रात भर जाने क्या क्या सोचता रहा। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो नजरें मानवी को तलाश रही थीं। वो अपनी जगह बैठी काम में जुटी थी। कुछ सोचकर मैं उसके पास चला आया। चाय या कॉफी? मैंने पूछा तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। चाय कहते हुए वो मुस्कुरा दी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैं इतने सालों से अपने इर्द गिर्द बनाए खोल से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। शायद कोशिश करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मैं जब जब मानवी को देखता, वैसे ही मेरी फिक्र करती हुई मुझे अपने बर्ताव पर, अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होती। पर मैं पछतावा, माफी मांगकर नहीं, उसके कहने पर अपने लिए एक कोशिश करना ही चाहता था। वो इतवार की सुबह थी। नियम के मुताबिक ठीक 9 बजे डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो मानवी मुझे तैयार देखकर चौंक गई। पूरे 5 मिनट लेट हो तुम, जल्दी चलो अब, कहते हुए मैंने दरवाजा बंद किया और घर से निकलकर आगे आगे चल पड़ा। मेरे पीछे आती मानवी की हंसी मुझे अच्छी लग रही थी। आज इतने सालों बाद मैं देविका की यादों के अलावा कहीं उलझा था। ये उलझन थोड़ा थोड़ा सुलझने जैसी लग रही थी मुझे। सब कुछ फिर से बिखर जाने का डर शायद अब भी था, लेकिन एक आस थी जो मेरा हाथ थामे पुकार रही थी मुझे। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। मैं गुनगुना रहा था। शाम के गुलाबी सवेरे में बदलने का मौसम आने वाला था शायद। जल्द, बहुत जल्द। बस इतनी सी थी ये कहानी।